नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर मैथ के प्रीवियस ईयर 2015 के पेपर को हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि जिन लोगों का मैथ में बैक है तो वह 2015 से लेकर के और 2019 तक जितने भी प्रीवियस पेपर हल कराए गए हैं तो उनको विशेष रूप से तैयार कर लें, क्योंकि इसमें से जो भी क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए जिन स्टूडेंट्स का बैक है वह ज़रूर से ज़रूर ये काम कर लें। और बाकी ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि 2015 से लेकर के और 2019 तक सारे प्रीवियस पेपर हल करवा दिए गए हैं। तो आप लोग ये सारे प्रीवियस पेपर अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसका एक भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटना नहीं चाहिए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और जो है कई इसमें क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो बार बार वही रिपीट होकर के पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग उन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लीजिए। और बाकी ये जरूरी भी नहीं है कि इन्हीं में से आए, आप लोग अलग से भी स्टडी करते रहिए। और जो है यहाँ से आप ये जरूर देख लीजिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें जो जो क्वेश्चन आए हैं वो तो आपको विशेष रूप से तैयार होने चाहिए। कुल मिला के कह लीजिए कि एकदम रटे होने चाहिए। और बाकी जो है जितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए, यानी कि उससे जो है संबंधित क्वेश्चन जो हों या उसमें अंक बदल दिए जाएं और क्वेश्चन वही हो, तब ये नहीं कि आप जो है उसको ना कर पाए। यहाँ पर आपको टाइप पता होना चाहिए और उस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका जो है 100% क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और जो है जो आज का पेपर हल करवाने जा रहे हैं ये पेपर देखिए, आप लोग उतारने के चक्कर में ना पड़ना, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। और जो है इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो वह लोग, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ से आप लोग जो है टेलीग्राम का लिंक ले लीजिए और वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर आप लोगों को 2015 से लेकर के 2019 तक जितने भी प्रीवियस पेपर हैं उन सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। और जो है वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग जो है उससे संबंधित जो भी वीडियो है उसको आप लोग देख सकते हैं। तो अब चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन 2015 का। तो देखिए पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 2 और अंडर रूट 4 और फिर पॉइंट 4 का अंडर रूट है और फिर पॉइंट 2 का अंडर रूट है में परिमेय संख्या है, यानी कि इसमें परिमेय संख्या हमको छांटना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4 आपको दिए जाएंगे और जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन में यही संख्याएं प्रत्येक ऑप्शन में होंगी और उसमें से आपको परिमेय संख्या बताना है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैथ का पेपर कितने मार्क्स का आता है। तो ये सभी को पहले से ही पता होगा कि जो है कुल 25 मार्क्स का आता है पेपर। और जो है उसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं 5, जो कि जो है एक एक नंबर के रहते हैं। तो कुल मिलाकर के 5 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 6 क्वेश्चन अतिलघुत्तरीय पूछे जाते हैं और ये भी एक एक नंबर के होते हैं। तो कुल मिलाकर के 6 नंबर ये होते हैं। और फिर लघुत्तरीय जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं 7 और ये क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के होते हैं। तो कुल मिलाकर के 14 नंबर के लघुत्तरीय क्वेश्चन होते हैं और इस प्रकार से कुल मिलाकर के 25 नंबर का जो है पूरा पेपर होता है जो कि आपको हल करना रहता है। तो यहाँ पर ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको परिमेय संख्या बतानी है। तो देखिए परिमेय संख्या की परिभाषा आप लोगों को पता होगी कि जो संख्या P/Q के रूप में होती हैं वह परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका जो है वर्गमूल निकाला जा सके, क्योंकि यहाँ पर सारी संख्याएं रूट में हैं। और यहाँ पर एक अंडर रूट 4 ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल निकल सकता है। इसका वर्गमूल क्या आएगा? 2 आएगा और 2 जब निकल आएगा तो इसको जो है 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर यही इसका ऑप्शन जो अंडर रूट 4 वाला है यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न नंबर 2
33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान होगा। देखिए यहाँ पर अगर इधर के अंकों का स्थानीय मान पूछा जाए तब तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से जितनी भी आगे संख्याएं होंगी उनका इसी तरीके से इकाई के स्थान पर जो अंक होगा तो उसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, वही अंक हो जाएगा। दहाई के स्थान पर उसका 10 गुना हो जाएगा, सैकड़े के स्थान पर उसका 100 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से जो है इन अंकों का स्थानीय मान निकालते हैं। लेकिन जो दशमलव के बाद संख्याएं होती हैं, तो दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं उनका जो है स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद जो पहले स्थान पर संख्या होती है उसको क्या करते हैं, 10 से भाग करते हैं। यानी कि 3 जैसे है, 3 का स्थानीय मान पूछा जाता तो 3/10 कर देते, यानी कि 3 का 10वां भाग 3 का स्थानीय मान होगा। और जैसे 2 का स्थानीय मान पूछा गया है तो 2 का 100वां भाग, यानी कि जो है ये 100वें स्थान पर है तो इसका जो 100वां भाग होगा वो 2 का स्थानीय मान होगा। यानी कि 2 को 100 से भाग कर दीजिए, जो आएगा वही इसका स्थानीय मान हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 8 का पूछा जाता तो क्या हो जाता, तो यहां पर देखिए 8 को 1000 से भाग कर देते, 8 को 1000 से भाग कर देते तो यहां पर क्या हो जाता, जो है यहां पर 0.008 है, यानी कि 8 का स्थानीय मान हो जाता। तो इस प्रकार से जो है पॉइंट के बाद कोई भी संख्या आपसे पूछ ली जाए, उसका स्थानीय मान पूछ लिया जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस भी स्थान पर वो संख्या है उस स्थान पर क्या करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर है 10वें, 100वें, हजारवें, इस तरीके से जिस भी स्थान पर है उतने से उसको क्या करें, भाग कर दें तो उसका स्थानीय मान निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2 है और ये कितने 100वें स्थान पर है, देखिए 10वें और 100वें स्थान पर है तो इसको जो है 100 से भाग कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए 0.02। और शॉर्टकट में आप लोग समझ लीजिए, इतना अगर आप ना समझ पाए तो शॉर्टकट में आप समझ लीजिए कि जो भी संख्या दशमलव के जिस स्थान पर है उसका स्थानीय मान वही रहेगा, यानी कि जो संख्या है वही संख्या लिख दीजिए। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 का स्थानीय मान पूछा जाता तो यहाँ पर 8 उसका स्थानीय मान 8 लिख दीजिए और 8 के पहले देख लीजिए कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं उतने 0 लगा लीजिए। जैसे यहाँ पर 8 का स्थानीय मान पूछा जाता तो 8 के पहले 2 अंक हैं दशमलव के बाद, तो 2 अंक जो है सारी 2 0 लगा करके पॉइंट लगा दीजिए, बस वही उसका स्थानीय मान हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे 2 है तो 2 के पहले 1 है, देखिए 1 अंक है तो यहाँ पर 1 0 लगा करके पॉइंट लगा दीजिए। और यहाँ पर 3 के पहले देखिए कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर जो है 0.3 ही इसका स्थानीय मान हो जाएगा। इस प्रकार से आपसे कोई भी पॉइंट के बाद स्थानीय मान पूछा जाए आप आसानी से उसको कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 16, तो x का मान होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसमें जो है काफ़ी स्टूडेंट को लगाने में दिक्कत भी होती है, तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर x प्लस 1 है और बराबर में 16 है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 की पावर x प्लस 1 बराबर यहाँ पर देखिए 16 को जो है 2 की पावर में लिख लेंगे। तो देखिए 2 की पावर में अगर 16 को लिखेंगे तो देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो यानी कि 2 की पावर 4 यहाँ पर इसको जो है 16 को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर कर लेंगे घातों की तुलना, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर। अब यहाँ पर देखिए साइड में इधर क्वेश्चन को किए दे रहे हैं तो यहाँ पर साइड में करेंगे तो देखिए यहाँ पर घातों की तुलना करेंगे तो x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर घातों की तुलना करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि बेस में नीचे देखिए 2 है तो इस 2 को हटा देंगे और x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x को एक तरफ रखेंगे और इस 1 को इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो इस 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
3 आ जाएगी और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 भागे 1/4 का 1/2 का मान होगा। तो देखिए ये बॉडमास रूल पर जो है क्वेश्चन लगेगा। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इन संख्याओं को उतार लेंगे और देखिए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट हल करते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट कोई है नहीं, तो ब्रैकेट के बाद क्या हल करते हैं, जो है ब्रैकेट के बाद का को हल करते हैं। और का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पर एक स्टेप को हल किए दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर का की जगह पर हम गुणे का चिन्ह लगाए ले रहे हैं और इसी को सबसे पहले हल करेंगे। क्योंकि अगर ये का ना होता, डायरेक्ट गुणा होता, तो यहाँ पर हम सबसे पहले भाग को हल करते। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर का लिखा हुआ है, तो इस का की वजह से होगा तो यहाँ पर गुणा ही, लेकिन ये भाग से पहले हल किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगले स्टेप में सारी संख्या ऐसे ही उतार लेंगे और यहाँ पर इनका गुणा कर लेंगे। तो 3/8 और प्लस 2/8 हो जाएगा और भागे 1/4। देखिए यहाँ पर इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का 1 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा और 4 का 2 से गुणा होगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए इन संख्याओं को पलट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब भाग करेंगे और भाग को अगर हम गुणे के चिन्ह में परिवर्तित करें तो ये क्या होती हैं, संख्याएं जो होती हैं वो पलट जाती हैं। तो यहाँ पर 1/8 और माइनस 3/8 और जो है प्लस 2/8 हो जाएगा और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और इन संख्याओं को पलट लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8/1। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर देखिए 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2। इधर साइड में क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1/8 1/8 और फिर माइनस का 3/8 माइनस का 3/8 और यहाँ पर प्लस का 2। अब देखिए सबसे पहले क्या हल करते हैं, प्लस हल करते हैं, उसके बाद फिर माइनस को हल करते हैं। तो यहाँ पर 2 को इधर ले आएंगे, यानी कि 2 प्लस 1/8 हो जाएगा और माइनस का 3/8 हो जाएगा। अब यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर 2 के बटे में 8 है नहीं, तो इसलिए ऐसे तो ये जुड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो है कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 दूना 16 और प्लस का 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर हर में 8 है तो चाहे तो हम यहीं पर माइनस में 3 ऊपर लिख सकते हैं, क्योंकि हर इसका भी बराबर है। अब बटे में इसका जो है क्या करेंगे, एलसीएम जो आया है वही लिख देंगे 8, क्योंकि इसके बटे में 8 ऑलरेडी था, इसके बटे में भी था, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके बटे में 8 नहीं था तो क्या करेंगे, बटे में 8 कर लेंगे और ऊपर भी 8 से गुणा हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर 16 एक 17 हो जाएगा और फिर माइनस का 3 हो जाएगा और बटे 8 हो जाएगा। अब 17 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 14/8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 14/8 को सरल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 चौको 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7/4 आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से जिस भी ऑप्शन में 7/4 होगा उसी ऑप्शन को टिक कर देंगे और वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा। तो देखिए इसमें जो है आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, समबाहु त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा या जो है त्रिभुज संभव नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम कई बुकों में देखें तो उसमें इसका गलत जो है आंसर लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि त्रिभुज विषमबाहु होगा। तो यहाँ पर देखने से तो लग रहा है कि त्रिभुज विषमबाहु होगा, क्योंकि इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए त्रिभुज अगर ये बनाया जाए, या कह लीजिए कि त्रिभुज की एक कंडीशन होती है कि त्रिभुज की जो छोटी वाली 2 भुजाएं होती हैं उनका योग हमेशा जो सबसे बड़ी भुजा होती है उस भुजा के जो है बराबर या उससे जो है कम नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो बड़ी भुजा होती है और शेष जो 2 छोटी भुजाएं होती हैं उनका योग जो है बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर देखिए समझ लीजिए, जैसे ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की एक भुजा है, और एक जो जो दूसरी भुजाएं हैं वो क्या है, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। तो इन दो भुजाओं को अगर हम इस तरीके से किसी टाइप से बनाएंगे तो देखिए इन दोनों का योग कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए 3 और 2 का योग 5 सेंटीमीटर है, तो हम इनको उभारेंगे तब जो है ये 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएंगी। और अगर उभारेंगे नहीं तो दूसरी भुजा क्या होगी, इसी के ऊपर आएगी। तो इसी के ऊपर आएगी तो त्रिभुज क्या होगा, नहीं बन पाएगा। और मान लीजिए यही भुजा 5 सेंटीमीटर वाली, मान लीजिए हम इसको तिरछी इस तरीके से कर दें, और यहाँ पर नीचे जो है 2 सेंटीमीटर की इस तरीके से कर दें, तब भी जो ये दूरी होगी ये 3 सेंटीमीटर की नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब ये भुजा जो 2 सेंटीमीटर की है इसी के ऊपर से जाती, तभी इधर से 3 सेंटीमीटर की खींचते भुजा, तभी दोनों आपस में टच होती। और यहाँ खींचेंगे तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की अगर भुजा खींचेंगे तो ये दोनों भुजाएं आपस में नहीं मिलेंगी। इसलिए जो है यहाँ पर ये त्रिभुज संभव नहीं है। लेकिन अब बुक में इसका आंसर दिया हुआ है कि विषम बाहु त्रिभुज है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि जब भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, जो कि त्रिभुज की कंडीशन होती है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ना तो उसके बराबर होना चाहिए, ना तो उससे छोटा होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुज संभव नहीं है। त्रिभुज संभव नहीं, या त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं है। तो इस प्रकार से यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम x और y को कॉमन ले लेंगे, या कह लीजिए इनको सबसे पहले हम उतार लेंगे। एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब, तो यहाँ पर इनको सबसे पहले उतार लेंगे, फिर यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से वाई स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला बन रहा है, एक जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो वही फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और यही इसका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बार पुनः देख लीजिए, देखिए यहाँ पर दोनों में जो है एक्स वाई कॉमन है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स वाई कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए वाई कॉमन में चला गया, एक एक्स कॉमन में चला गया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा, और यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिए, और यहाँ पर एक एक्स कॉमन में चला गया और एक वाई कॉमन में चला गया, तो यहाँ से वाई स्क्वायर बचा। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचा, तो यहाँ से देखिए फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ से ये फार्मूला खोल देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, और यही क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं। एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना बगीचे में कुल पंक्तियां, माना बगीचे में कुल पंक्तियां बराबर। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना बगीचे में कुल पंक्तियां बराबर एक्स, और कहा गया है कि देखिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर हम पंक्तियां मान लिए हैं एक्स, तो प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो भी एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे, तो प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या बराबर, लगे
पौधों की संख्या बराबर, तो वो भी देखिए क्या हो जाएगी, वो भी हो जाएगी x। और अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, तो देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तो प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे बगीचे में लगे कुल पौधों की संख्या। बगीचे में लगे, बगीचे में लगे कुल पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या बराबर, तो हो जाएगी पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, और गुणे हो जाएगा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। प्रत्येक पंक्ति में लगे, प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। तो इस प्रकार से लिख लेंगे। देखिए प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे, बगीचे में लगे कुल पौधों की संख्या क्या हो जाएगी, देखिए बगीचे में लगे कुल पौधों की संख्या हो जाएगी कुल पंक्तियों की संख्या जितनी है वो, और प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या, दोनों का अगर गुणा कर लेंगे तो कुल पौधों की संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए कुल पौधों की संख्या दी हुई है, कितनी दी हुई है, तो वो दी हुई है 2025। तो यहाँ पर 2025 लिख लेंगे। और फिर प्रत्येक पंक्तियों की संख्या कितनी है, देखिए बगीचे में कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर देखिए x माने हैं तो x लिख लेंगे। और फिर जो है गुणे में क्या होगा, प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या, तो देखिए प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या x है, तो यहाँ पर भी x लिख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, x का x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और इसको इस तरफ लिख लेंगे, x स्क्वायर बराबर 2025 हो जाएगा। और फिर यहाँ से देखिए x का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा रूट, तो यहाँ पर 2025 रूट के अंदर हो जाएगा। तो देखिए 2025 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2025 का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए वर्गमूल यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखिए 2025, देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका गुणनखंड हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 3 से कटेगा, 3 छंग 18, यहाँ पर बचा 2, और 3 सते 21, और फिर तीनों पची 15, तो यहाँ पर 675 हो जाएगा। फिर इसको 3 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, तीनों पची 15 हो जाएगा। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 सते 21 और तीनों पची 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा और तीनों पची 15 हो जाएगा। फिर अब 5 से कटेगा, पचहम 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका आसानी से जो है क्या करेंगे, जो है वर्गमूल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, देखिए 3 बार सारी 4 बार जो है 3 है तो 4 बार 3 लिख लिए। उसके बाद फिर 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 के जोड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, जो 2 के जोड़े बने हैं उसमें से एक बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 3 यहाँ से बाहर हुआ, 1 3 यहाँ से बाहर हुआ, और 1 5 यहाँ से बाहर हुआ। अब इनका गुणा कर लेंगे तो देखिए 3 त्रिका 9 और 9 पछे 45। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और देखिए ऊपर जो है क्या निकालना था, प्रत्येक पंक्ति में देखिए क्या कहा गया है कि प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम जो है पौधों की संख्या माने थे x, यानी कि हमारा जो x की वैल्यू निकली है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो है 45 पौधे यहाँ पर लिख देंगे और यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से लगाया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया है। यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो तो आयत की चौड़ाई की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है और इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया है, यानी कि जो वर्ग था वही जो है वही उतना तार क्या है मोड़ करके
जो है आयत बनाया गया है, तो जो वर्गाकार तार का क्षेत्रफल था वही जो है जो आयताकार तार होगा उसका भी क्षेत्रफल होगा, यानी कि वर्ग का और आयत का क्षेत्रफल दोनों का बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए वर्गाकार तार का क्षेत्रफल दिया गया है, तो यहाँ पर आयताकार जो तार होगा उसका भी क्षेत्रफल इतना ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि वही तार मोड़ करके आयत बनाया गया है। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। और फिर यहाँ पर देखिए आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर देखिए आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए वर्गाकार तार का क्षेत्रफल दिया गया है और यहाँ पर हम आयत का क्षेत्रफल इसके बराबर कर दिए, तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर आयत के क्षेत्रफल की जगह पर 144 लिख लेंगे। और फिर यहाँ पर दिया हुआ है यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पर देखिए लंबाई की जगह पर 16 लिख लेंगे। तो उसकी चौड़ाई की गणना कीजिए, तो यहाँ पर चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई की जगह पर चौड़ाई ही लिखा रहने देंगे। अब चौड़ाई को एक तरफ कर लेंगे और जो इसके साथ में 16 गुणा कर रहा है इधर जाएगा तो वो भाग करेगा, तो 144/16 हो जाएगा। अब यहाँ पर चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 16 नवैया 144 होता है, यानी कि 144 को 16 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है इसलिए चौड़ाई क्या हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। एक बार पुनः क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए वर्गाकार तार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और जो है वही तार मोड़ करके एक आयत बनाया गया है, तो उसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल लिख लेंगे। फिर देखिए क्या कहा गया है कि जो है यदि आयत की लंबाई, तो यहाँ पर देखिए आयत की लंबाई दी हुई 16, तो यहाँ पर जो है आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा लेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई की जगह पर 16 लिख लेंगे और क्षेत्रफल की जगह पर 144 लिख लेंगे। और फिर यहाँ पर चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 144/16 हो जाएगा और 144 को 16 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से चौड़ाई आसानी से निकाली जा सकती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा में 3x² + 5x - 9 बालक एवं x² + 5x + 4 बालिकाएं पढ़ती हैं। कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, हल कीजिए। यानी कि इसको हल करना है कि जो है बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर के क्वेश्चन से स्पष्ट हो रहा है कि बालकों की संख्या जो है वो बालिकाओं की संख्या से अधिक है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, यानी कि बालकों की संख्या यहाँ पर अधिक है। तो हमको निकालना क्या है, कक्षा में बालकों की संख्या कितनी अधिक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कक्षा में बालकों की संख्या अधिक है बराबर अधिक। यहाँ पर कहा गया कितनी अधिक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कक्षा में बालकों की संख्या अधिक है बराबर कितनी अधिक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे बालकों की संख्या और माइनस हो जाएगा बालिकाओं की संख्या, माइनस बालिकाओं की संख्या। तो यहाँ पर देखिए बालकों की संख्या कितनी है, देखिए 3x² + 5x - 9 और फिर यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर बालिकाओं की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर देखिए है x² और प्लस का 5x और प्लस का 4 और फिर क्या करेंगे, अब यहाँ से ब्रैकेट खोल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² + 5x - 9 और फिर माइनस, यहाँ से देखिए इस माइनस की वजह से इसके सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का x² माइनस का 5x और माइनस का 4। फिर यहाँ से देखिए 3x² में से एक x² घट जाएगा तो कितना बचेगा
2x² बचेगा। और फिर यहाँ पर देखिए 5x प्लस का है और यहाँ पर 5x माइनस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए माइनस का 9 है और यहाँ पर माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस हमेशा जुड़कर माइनस होते हैं। तो यहाँ पर 9 में 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। तो इस प्रकार से 2x² माइनस 13 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 5, x, 9, 11 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मैंने इस टाइप के क्वेश्चन हल भी करवाए हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे से समांतर माध्य का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या तो देखिए पदों का योग करेंगे। यहाँ पर देखिए समांतर माध्य दिया हुआ है 7, तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे इसकी जगह पर। और यहाँ पर पदों का योग यानी कि इन सभी का योग होगा, तो 3 + 5 + x + 9 + 11 हो जाएगा। और बटे पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो पदों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 7 लिखेंगे और यहाँ पर इन सभी को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 5 3 8 होता है, 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, यानी कि 28 + x ऊपर हो जाएगा और बटे में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 के बटे में 1 कर लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 + x हो जाएगा और 7 पछे 35 हो जाएगा। और यहाँ पर अब x को एक तरफ रखेंगे और इस 28 को भी क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए 35 और माइनस कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और फिर 35 में से 28 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 7। तो इस प्रकार से हमारा 7 ही आंसर आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है समांतर माध्य के क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 9:x x 16, तो x का मान लिखिए। यानी कि समानुपात में ये पद दिए हुए हैं तो इसमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अभी जल्दी ही जो है अनुपात और समानुपात की क्लास हमारी आई थी, उसमें आप लोग देखे होंगे और हमने उसमें ये बताया था कि जो मध्य पदों का जो है गुणा है और जो बाह्य पदों का गुणा है, ये दोनों जो है समानुपात में बराबर होना चाहिए। यानी कि इसकी कंडीशन ये होती है समानुपात की कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर जो है बाह्य पदों का गुणनफल। तो वही कंडीशन यहाँ पर हम लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मध्य पद क्या है, x हैं और गुणे यहाँ पर x हो जाएगा, क्योंकि इसका और इसका गुणा हो जाएगा, बराबर होना चाहिए क्या, 9 × 16 यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल। अब इनका गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए x का x से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 16 का 9 से गुणा होगा तो 16 9 कितना होता है, 144 होता है। तो यहाँ पर 144 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, तो 144 रूट के अंदर हो जाएगा। और फिर 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 बरहिया में 144 होता है। तो 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और x की वैल्यू इस प्रकार से निकल आएगी और हमको x की वैल्यू ही निकालनी थी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अब लघुत्तरीय क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी तक जो चल रहे थे वो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन थे और ये अब जो है लघुत्तरीय क्वेश्चन शुरू हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये और अपने आप में ये कठिन भी है,
काफ़ी स्टूडेंट जो है इसको समझ नहीं पाते हैं और कई स्टूडेंट हमसे फ़ोन करके जो है ये क्वेश्चन पूछे भी हैं, तो वो सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। देखिए यहाँ पर कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3 √3 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए समबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो देखिए कुछ इस टाइप का समबाहु त्रिभुज बनेगा। और जो है यहाँ पर कहा गया है कि त्रिभुज की ऊंचाई 3 √3 सेंटीमीटर है। तो देखिए अगर इसकी ऊंचाई हम निकालेंगे तो यानी कि इसके शीर्ष से यहाँ पर जो लंब डाला जाएगा वही इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो यही ऊंचाई यहाँ पर दी हुई है 3 √3 सेंटीमीटर। और देखिए इसकी एक कंडीशन होती है समबाहु त्रिभुज की, कि जो है शीर्ष से डाला गया लंब, जो समबाहु त्रिभुज होता है तो शीर्ष से उसके डाला गया लंब जो होता है वो नीचे जो आधार भुजा होती है उसको दो समान भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे, माना समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर x सेंटीमीटर, ये यहाँ पर हम मान लेंगे। तो देखिए ये भुजा कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी, लेकिन ये पूरी x थी तो यहाँ पर ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। तो अब इतनी भुजा कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी x/2, यानी कि इतनी भुजा क्या हो जाएगी, x/2 सेंटीमीटर। और इधर की भी ये भुजा क्या हो जाएगी, x/2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से देखिए ये नाप निकल आएगी। और यहाँ पर देखिए अब अगर हमको x की वैल्यू पता चल जाए तो हम जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भुजा हमको पता हो गई और x के पदों में ये भुजा भी पता हो गई और ये भुजा भी पता हो गई। और देखिए ये क्या है, ये लंब है। तो यहाँ पर देखिए अब जो है दो त्रिभुज बन रहे हैं। और कौन से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए ये लंब भुजा हो जाएगी, ये आधार भुजा हो जाएगी और ये कर्ण भुजा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं और पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं और इस प्रकार से हमारी एक भुजा पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर मतलब देखिए कर्ण ये है तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा x², और फिर लंब का स्क्वायर, देखिए लंब ये है तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा 3 √3 का होल स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x वाले पद एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x² और माइनस x/2 का होल स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 9 और यहाँ से जो 3 है 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 27 लिख देंगे। और फिर यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, x² और फिर जो है माइनस यहाँ पर x² अपान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर जो है बराबर में 27 लिख लेंगे। और फिर इस 4 का क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 4 का जो है गुणा x² में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x² और माइनस का x² और बटे कितना हो जाएगा, होल बटे 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 27 हो जाएगा। अब इस 4 को क्या करेंगे, उधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4x² में से 1x² घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3x² बचेगा। और इस 4 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 जो है इसके साथ में जाएगा, गुणा करेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 × 7 = 28, डायरेक्ट गुणा करके
लिख रहे हैं हम, नहीं तो क्वेश्चन जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस 4 को इधर भेजेंगे तो 27 के साथ में गुणा करेगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं। तो देखिए 4 सत्ते 28, 28 का 8 हो जाएगा, और फिर 4 दूना 8 और 8 दो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3x² बराबर 108 हो जाएगा। और अब इस 3 का देखिए क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। ये 3 जो है ये x² के साथ में गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग करेगा। तो यहाँ पर x² बराबर 108/3 हो जाएगा। अब x² बराबर देखिए यहाँ पर 3 से इसका भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा। और फिर देखिए 3 छंग 18, देखिए 3 छंग 18 हो जाएगा। यहाँ पर 3 त्रिका 9, 1 बचा, और फिर यहाँ पर 18 हो गया, 3 छंग 18 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर x जो है x को शेष रखेंगे और स्क्वायर को भी इधर भेज देंगे, तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इधर क्या होगा, इधर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर √36 हो जाएगा। और फिर x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x की वैल्यू हमारी निकल आएगी। तो देखिए हमको क्या करना था, हमको भुजा एक निकालनी थी, और भुजा के बाद फिर हमको जो है क्या करना था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आ गई है, यानी कि हमारी जो ये भुजाएं हैं, ये भुजाएं हमको पता चल गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट जो है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे और जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए इसका फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर इसका फार्मूला रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 6 आया है तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर √3/4 और यहाँ पर हो जाएगा 6 × 6। अब यहाँ पर देखिए 6 × 6 हो जाएगा। तो जो है यहाँ पर हम इससे कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब फिर 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 × 3 आ रहा ऊपर, और नीचे 4 पूरा कैंसिल हो गया है। तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और यहाँ पर √3 है तो √3 भी रहेगा। तो 3 त्रिका 9 √3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये क्षेत्रफल था, इसलिए यहाँ पर हम वर्ग सेंटीमीटर भी लिख लेंगे। तो 9√3 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, x⁴ y माइनस x(y⁴) का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इन पदों को उतार लेंगे, x⁴ y माइनस x(y⁴). अब इसमें से देखिए x और y कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो यहाँ से हम x और y कॉमन ले लेंगे। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन जो है इससे पहले भी आ चुका है, वहाँ पर जो है क्यूब था तो स्क्वायर वाला फार्मूला बना था। यहाँ x⁴ है तो यहाँ पर क्यूब वाला फार्मूला बनेगा। तो यहाँ से देखिए x y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से x⁴ बचेगा और y कॉमन में चला गया, और फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ देखिए x कॉमन में चला गया और यहाँ एक y कॉमन में चला गया, तो यहाँ से y⁴ बचेगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए x y देखिए एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और जो है यहाँ पर x³ माइनस y³ का फार्मूला खोल देंगे। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, a³ माइनस b³ का फार्मूला क्या होता है, a माइनस b यानी कि x माइनस y हो जाएगा। और फिर एक ब्रैकेट में होता है a² प्लस b² प्लस ab, तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस y² और प्लस एक्स वाई। तो इस प्रकार से देखिए ये a³ माइनस b³ का फार्मूला पूरा खुल जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आसानी से किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है √121 प्लस √64 माइनस √0.04 प्लस √0.16 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इन सभी को हम नीचे उतार ले रहे हैं। 121 रूट के अंदर प्लस
64 माइनस अंडर रूट 0.04 और फिर प्लस अंडर रूट 0.16। अब देखिए यहाँ पर 121 किसका वर्गमूल है, तो देखिए 11 ग्रहीय में 121 होता है, यानी कि 11 का वर्गमूल 11 का वर्ग 121 हो जाएगा, यानी कि 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 8 अट्ठाई 64 होता है, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 होगा और 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर 64 का वर्गमूल 8 लिख सकते हैं। फिर माइनस यहाँ पर देखिए जो है 0.04 आ रहा है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल होगा 0.2। देखिए 0.2 का अगर वर्ग करोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 4 के पहले हमको 0 लगा करके पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के हमारा 0.2 ही इसका वर्गमूल आएगा। तो यहाँ पर बीच में फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर 0.16 का वर्गमूल क्या होगा, तो 0.16 का वर्गमूल होगा देखिए 0.4, क्योंकि इसका अगर गुणा करेंगे यानी कि इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0.4 इंटू 0.4 करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो यही हमारा आ जाएगा। तो देखिए 0.16 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। अब इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए जो है 0.4 में से 0.2 को माइनस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो इसको माइनस कर लेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0.2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 इसमें से घट जाएगा तो पॉइंट का 2 बचेगा और ये प्लस का है तो इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 19 पॉइंट जो है 2 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी लग जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर हम जो है कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए एक तरफ हम लिख लेंगे मजदूर और एक तरफ लिख लेंगे दिन। तो यहाँ पर देखिए 30 मजदूर जो है 30 मजदूर कितने दिन में काम को करते हैं, 16 दिन में काम को करते हैं। तो 12 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे हमको पता नहीं, तो यहाँ पर हम x मान लेंगे, यानी कि 30 मजदूर किसी काम को, जो एक काम यहाँ पर बताया गया है, तो 30 मजदूर उस काम को 16 दिन में कर लेते हैं, तो 12 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे। यहाँ पर हम x मान लिए हैं, तो यही x की वैल्यू जो निकलेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब 30 मजदूर थे तो 16 दिन में करते थे, तो 12 मजदूर हैं यानी कि मजदूर कम हो गए हैं, तो काम करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि यहाँ पर जो दिनों की संख्या आएगी वो ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर मान लीजिए हम इस तरीके से एरो लगाएंगे यानी कि कम की तरफ। तो यहाँ पर देखिए इधर वैल्यू जो है एरो लगेगी, यानी कि कम की तरफ इधर भी एरो लगा देंगे। पुनः एक बार समझ लीजिए कि यहाँ पर मजदूर और दिन लिख लेंगे। 30 मजदूर 16 दिन में काम को करते हैं, तो 12 मजदूर कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 30 मजदूर, जब मजदूर ज़्यादा थे तो यहाँ पर दिन कम लगेंगे। अब मजदूर जो है कम है तो दिन यहाँ पर ज़्यादा लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए कम की तरफ एरो लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इधर भी कम की तरफ एरो लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर जो है दिन यहाँ पर जो है कम आए हैं और यहाँ पर ज़्यादा आएंगे, तो कम की तरफ एरो लगा देंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, समानुपात के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 12/30, यानी कि यहाँ पर 12/30, यानी कि जो संख्या छोटी थी उसको ऊपर रखे हैं, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, जो संख्या छोटी है उसको ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 छोटा है और x की वैल्यू जो हमारी आएगी वो ज़्यादा आएगी। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि कैसे ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको समानुपात के रूप में लिख लेंगे। अब इनका क्या करेंगे, इनका तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 12x हो जाएगा और 16 का 30 से गुणा करेंगे तो 16 48 होता है। तो
तो यहाँ पर 480 हो जाएगा। और फिर x को एक तरफ रखेंगे और इस 12 को भी उधर पक्षांतर कर देंगे तो 480/12 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर इधर साइड में क्वेश्चन को किए दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 होता है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और एक जीरो है यहाँ पर, तो एक जीरो आगे हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई है, 40 आ गई, तो यहाँ पर 40 दिन ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कामा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 16 नंबर, 4 कामा 11 फिर कामा 16 कामा 15 कामा 12 कामा 5 कामा 7 कामा 9 कामा 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर के हमको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पर पद दिए हुए हैं, जो है संख्याएं दी हुई हैं, इनको क्या करेंगे, इनको जो है हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे आरोही क्रम बराबर, आरोही क्रम बराबर। तो देखिए इनको आरोही क्रम में लिखेंगे तो देखिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 4, फिर देखिए 4 के बाद 5 आएगा और 5 के बाद देखिए जो है 7 आएगा, यहाँ पर 7 लिख लेंगे। फिर 7 के बाद देखिए क्या आएगा, 7 के बाद फिर 9 आएगा, 9 लिख लेंगे। फिर 9 के बाद 10 है, 10 लिख लेंगे। फिर 11 देखिए है, 11 लिख लेंगे। और फिर 12 भी है, 12 लिख लेंगे। और फिर जो है देखिए क्या आएगा, 15 आएगा, 15 लिख लेंगे। और फिर 15 के बाद फिर 16 है, 16 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से सारी संख्याएं हो जाएंगी। एक बार संख्याओं को गिन लेंगे कि कोई भी संख्या छूटी तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सारी संख्याएं हमने नीचे आरोही क्रम में लिख ली हैं। अब यहाँ पर इन संख्याओं को गिनेंगे, देखेंगे कितनी संख्याएं हैं। तो हम ऑलरेडी गिन चुके हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर n बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो कि एक ऑड नंबर है, जो कि एक ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। तो देखिए विषम संख्या वाला यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है विषम संख्या वाला, तो यहाँ पर माध्यिका बराबर फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए पदों की संख्या जब सम होती है तो उसका फार्मूला दूसरा होता है, और पदों की संख्या जब विषम होती है तो उसका फार्मूला दूसरा होता है। तो यहाँ पर देखिए पदों की संख्या क्या है, 9 है, जो कि एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर विषम संख्या वाला फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए जो है पदों की संख्या विषम है, तो विषम संख्या वाला फार्मूला क्या होता है, n+1 अपान 2वें पद का मान, n+1 अपान 2वें पद का मान। तो ये यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए n का मतलब क्या हो जाएगा, 9, तो यहाँ पर 9 रख देंगे और प्लस का 1 है और बटे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी लिख देंगे n+1 अपान 2वें पद का मान, पद का मान। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9 + 1 का मतलब 10/2, और 10/2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 10/2। तो यहाँ पर इसको सरल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5वें पद का मान। तो देखिए 5वें पद का मान कितना है, तो यहाँ ऊपर देखेंगे 1 2 3 4 5, 5वें पद का मान कितना है, 10 है। तो यहाँ पर 10 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि जो माध्यिका वाले क्वेश्चन हैं तो वो हम इस टाइप से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बार पुनः क्वेश्चन को समझ लेंगे। देखिए जब माध्यिका वाला क्वेश्चन आए तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पदों को आरोही क्रम में लिख लेंगे, और आरोही क्रम में लिखने के बाद फिर पदों को गिन लेंगे, और गिनने पर जो पदों की संख्या आएगी वो अगर जो है सम संख्या है तो उसका फार्मूला दूसरा होता है, तो वो फार्मूला लगाएंगे। और अगर पदों की संख्या जो है वो विषम है तो विषम के लिए ये फार्मूला लगाएंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसको लगाएंगे और जो है इसको लगा करके फिर जो है इस तरीके से इसको हल कर लेंगे, और जो यहाँ पर आएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। फिर देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नांकित चित्र में ABCD एक वर्ग है, वर्ग की भुजा
7 सेंटीमीटर है। वर्ग के अंतराल खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। यानी कि यहाँ पर एक ABCD देखिए वर्ग दिया हुआ है और इस वर्ग के अंतर्गत जो है एक वृत्त खींचा गया है और जो है यहाँ पर वर्ग की भुजा दी हुई है 7 सेंटीमीटर और इस वृत्त की हमको क्या करना है, परिधि निकालना है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखने से जो लोग डर गए तो समझ लीजिए क्वेश्चन फिर हल नहीं हो पाएगा। और अगर आप कोशिश करेंगे इसको लगाने की तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से इसको हल किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये है वर्ग। और देखिए यहाँ पर जो ये भुजा होगी यानी कि यहाँ से एक भुजा जो जाएगी इसके केंद्र से, तो ये भी क्या होगी, ये भी जो है जो वर्ग है इस वर्ग की ही एक भुजा होगी। यानी कि यहाँ पर और जो ये वृत्त है इस वृत्त का ये क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। तो कुल मिलाकर के जो इसका व्यास है वृत्त का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वृत्त की त्रिज्या क्या लिख सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर, तो देखिए वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी व्यास बटे 2। तो यहाँ पर देखिए व्यास कितना है, 7 है, तो 7/2 हो जाएगा। तो 7/2 यहाँ पर लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, वृत्त की परिधि हमको निकालना है। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला लगा देंगे। वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर, तो देखिए वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। और यहाँ पर देखिए 2 × पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 लिख लेंगे। और फिर यहाँ देखिए आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। यहाँ त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर आर बराबर निकाल चुके हैं, कितना है 7/2। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 22 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और 11 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22। तो इस प्रकार से 22 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हमको परिधि निकालनी थी तो परिधि कितनी हो जाएगी, 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पुनः एक बार समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है और वर्ग की प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए जो ये पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट से जो ये भुजा जाएगी ये क्या होगी, वृत्त का व्यास होगी। और ये अगर जो है वर्ग की देखी जाए तो वर्ग की ये क्या होगी, वर्ग की ये एक भुजा भी मानी जा सकती है, क्योंकि जो है इसी के समांतर खींची गई है और जो है इसी जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई इसकी है। तो इसकी एक भुजा की माप जो होगी वही इसकी भी माप हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से ये वृत्त का व्यास है। और यहाँ पर अगर त्रिज्या निकाला जाए तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पर 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अब क्या करेंगे, इसी जो है त्रिज्या का मान यहाँ पर वृत्त की परिधि में रख लेंगे। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला लगाएंगे, 2πr हो जाएगा। और फिर 2 × पाई का मान 22/7 हो जाएगा और r की वैल्यू क्या है, 7/2 हो जाएगी। और इस प्रकार से इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ पर 22 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र में, निम्नांकित चित्र में ABC एक त्रिभुज है। निम्नांकित चित्र में ABC एक त्रिभुज है। AB के मध्य बिंदु D और AC के मध्य बिंदु E को मिलाया गया है। यदि BC की माप 6 सेंटीमीटर है तो DE की माप क्या होगी तथा BC और DE में संबंध क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो है ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है और AB के मध्य, देखिए AB के मध्य बिंदु D और AC के मध्य बिंदु E को मिलाया गया है। तो यहाँ पर देखिए मिलाया गया है। यदि BC की माप 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर BC की माप कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो DE की माप यानी कि इसकी माप हमको निकालनी है। तो देखिए त्रिभुज की एक कंडीशन होती है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा जो होती है वो तीसरी भुजा की आधी होती है। और यहाँ पर बताया गया है कि इस त्रिभुज के जो ये जो है इस भुजा का मध्य बिंदु D है और इस भुजा का मध्य बिंदु E है और जो है इन मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर DE बराबर हो जाएगा, DE बराबर हो जाएगा 1/2 BC।
क्योंकि इसकी जो कंडीशन होती है त्रिभुज की, तो वो क्या होती है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा की आधी होती है। तो यहाँ पर देखिए जो ये मध्य बिंदु है इनको मिलाया गया है और ये तीसरी भुजा है, इस तीसरी भुजा की ये आधी हो जाएगी। तो तीसरी भुजा जो है ये है, तो इसकी आधी ये हो जाएगी। तो यहाँ पर डी ई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 BC। और देखिए BC की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, BC की माप 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 1/2 इंटू 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि डी ई की माप हमारी कितनी हो जाएगी, डी ई की माप 3 सेंटीमीटर निकल आएगी। अभी देखिए और आगे क्या करना है कि BC और DE में संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए BC और DE में संबंध क्या होगा, BC और DE में संबंध, तो देखिए BC और DE में संबंध होता है BC/DE, BC/DE। ये इन दोनों भुजाओं में संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए DE की माप 3 सेंटीमीटर निकल आई और BC/DE में संबंध क्या हो गया, BC/DE। तो इस प्रकार से 2015 के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।